प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों की ओर से इसे स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित राष्ट्रपति भवन में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगालू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी बाद में वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज सुबह त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की छठी पीढ़ी अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड के लिए पात्र होगी। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out you. India welcomes you and India embraces you. और इस समय सीधे चलते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां हमारी संवाददाता साक्षी सिंह मौजूद हैं। जी साक्षी, अगर हम बात करें, आज प्रधानमंत्री ने जो ओसीआई कार्ड जो देने की बात की है टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को, तो ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है, कितना महत्वपूर्ण निर्णय है ओसीआई कार्ड देने का, खासतौर पर अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो? विशाल, जब हम ओसीआई कार्ड की बात करते हैं तो उसका सिर्फ एक सांस्कृतिक रोल नहीं होता है, उसका एक आर्थिक प्रभाव भी है। जब हम यहाँ की गिरमिटिया समाज की छठी जनरेशन को जब ओसीआई कार्ड जारी करेंगे तो हम एक तरीके से यहाँ के अप्रवासी भारतीयों में युवाओं जो हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो भारत आएं और भारत में व्यापार करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और जो वहाँ पे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका लाभ उठाएं। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे आदान प्रदान या ओसीआई कार्ड से हम उनको युवाओं को ये भी प्रोत्साहित करेंगे जो भारत के व्यापारी हैं उनके साथ पार्टनरशिप मॉडल में त्रिनिदाद टोबैगो में भी कॉरपोरेशंस हैं या व्यापार है उसको स्थापित करें। तो इस तरीके से दोनों देशों में आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद करी जा सकती है। जी साक्षी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगालू से भी मुलाकात की है, द्विपक्षीय बातचीत हुई है। क्या कुछ निकल के आया इस द्विपक्षीय बातचीत में? दूसरे दिन की बात करें तो फोकस व्यापार और आर्थिक सहयोग रहेगा। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगालू के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक रही, जिसमें चर्चा व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, तकनीकी और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर साझेदारी रही। इसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो संसद के संयुक्त सत्र की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ का जो पार्लियामेंट की स्पीकर चेयर है वो भी भारत द्वारा त्रिनिदाद को तोहफे में दी गई थी। तो जब यहाँ के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ इसका संबोधन करते हैं तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल हो जाता है दोनों देशों के लिए। इसके बाद जो आखिरी पड़ाव है इस दौरे का वो है दोनों देशों के बीच एमओयू का हस्ताक्षर होना, और ये जो एमओयूज है वो उम्मीद करी जा रही है स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे। इन वार्ताओं और समझौतों के साथ ही पीएम मोदी अपने अगले पड़ाव जो कि अर्जेंटीना है उसके लिए उड़ान भरेंगे। धन्यवाद साक्षी इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को अपनी पैतृक भूमि पर जाने और भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्रा के बाद आज देर रात अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति हावियर माइली के निमंत्रण पर अर्जेंटीना जा रहे हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना को लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और G20 में एक करीबी सहयोगी बताया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नायक जनरल जोस डे सैन मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। श्री मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रपति माइली उनके सम्मान में दोपहर भोज देंगे। और इस समय अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता मनीष वहां पर मौजूद हैं। जी मनीष,
प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा हो रही है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 57 वर्षों के बाद, बहुत ही उम्मीदें हैं इस यात्रा से। किस तरीके की उम्मीदें भारत को हैं इस यात्रा से, और खासतौर पर अगर हम व्यापार की बात करें और आर्थिक सहयोग की बात करें तो? जी विशाल, आर्थिक सहयोग और व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत में तो इसकी चर्चा हो ही रही है। अर्जेंटीना में भी मुझे मौका मिला कुछ बिजनेस लीडर्स और थिंक टैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करने का। उसमें कुछ मुख्य बातें जो सामने आई है, मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह है कि काफी सारे उद्योजक यहाँ पे मानते हैं कि भारत और अर्जेंटीना की जो अर्थव्यवस्थाएं है वो एक दूसरे के लिए पूरक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। भारत में जो टेक्नोलॉजी क्रांति हो रही है उसका फायदा अर्जेंटीना को काफी हद तक मिल सकता है। वैसे ही जो हमारा फार्मा इंडस्ट्री का जो सक्सेस है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे अर्जेंटीना में जो मेडिसिन है उसके दामों को कम करने के लिए काफी मददगार हो सकता है। दूसरी तरफ हम अर्जेंटीना से भारत को फायदे की बात करें तो अर्जेंटीना के पास लिथियम, शेल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसका काफी प्रमाण में इनके पास उपलब्धि है और वो हमारी एनर्जी नीड्स के लिए, ग्रीन एनर्जी नीड्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। दूसरी बात यह है कि लैटिन अमेरिका में एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है बड़े देशों के बीच में, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में। तो इस दौर में अगर किसी को इस टकराव से बचना है, अर्जेंटीना जैसे देशों को अगर इस टकराव से बचना है, तो भारत काफी महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से आज बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर और भी अतिरिक्त बल भेजे जाएंगे। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि कल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून की बारिश में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 तारीख नाइट से 7 तारीख का नाइट तक मानसून एक्टिव रहेगा। पश्चिम हिमालयन का क्षेत्र में हम लोग रेड कलर दिए हैं। मेनली जो 6 तारीख और 5 तारीख का जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी धीरे धीरे बारिश बढ़ेगा और मेनली हम लोग जो है 6 तारीख को लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल दिए हैं। कल से शुरू हुई 38 दिवसीय वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के अलग अलग मार्गों से सुचारू रूप से चल रही है। आज सुबह दोनों मार्गों से 10,700 से अधिक यात्रियों को कश्मीर क्षेत्र के पहलगाम और बालतल बेस कैंप की ओर पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने की अनुमति दी गई। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 291 वाहनों में सवार 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के नए जत्थे को रवाना किया गया। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल बेस कैंप में 800 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाले यात्री निवास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह का माहौल है। 20,000 से ज्यादा बाबा के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बहुत ही उत्सव और उत्साह का वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में है। देश के कोने कोने से बाबा के भक्त आ रहे हैं। यात्री दोनों मार्गों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण, जयराज खेल और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन तथा PHRC लाइफ स्पेस हेल्थ सिटी परियोजना का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि PHRC परियोजना पुणे के साथ साथ पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाएगी। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत है।
13-14 में भारत सरकार का हेल्थ के लिए बजट 37,000 करोड़ था और 25-26 में 1,37,000 करोड़ भारत सरकार का बजट हुआ है। 51,000 सीट पर हम अटके थे MBBS की। आज 1,18,000 बच्चे हर साल डॉक्टर होकर बाहर पड़ते हैं। स्वास्थ्य को छूने वाला हर कार्यक्रम और विशेषकर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च, इस पर बहुत बड़ा थ्रस्ट। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि नागर विमानन सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। आज देहरादून में क्षेत्रीय नागर विमानन सम्मेलन में श्री नायडू ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत करना तथा विमानन क्षेत्र में उद्योग की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। जिस तरह से एविएशन की बढ़ोतरी हो रही है, हम चाहते हैं कि सारे नेटवर्क्स, ड्रोन्स का हो, हेलीकॉप्टर्स का हो या फिर सी प्लेन्स का भी हो, ये सब में विस्तार इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि राज्यों से भी सपोर्ट इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो ये कॉन्फ्रेंस एक तरह से ये हाथ बढ़ाने का काम हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन केंद्र सरकार से हम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार एक सप्ताह में वर्ष 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। आज नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक के बाद श्री रिजिजू ने सभी आवेदकों से फॉर्म भरकर समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने का अनुरोध किया। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है, पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से उनके लिए कंपेनियन मैंडेटरी है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में भी लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएस को कर ढांचे के अंतर्गत शामिल करना पारदर्शी, सुगम और कर कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है। रूस ने यूक्रेन में 550 जगहों पर एक और बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी ईरानी शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमले किए गए। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ने 270 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद यूक्रेन की स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संघर्ष के समाधान में कोई प्रगति नहीं हो रही है। और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 376 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की शतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड मजबूत स्थिति बनाए हुए है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैरेबियाई देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्षा प्रभावित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।